एकल प्रयास से ज्यादा कारगर होता है सामूहिक प्रयास। फिर वो चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या वैश्विक स्तर पर। समय समय पर विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों का साकार रूप में आना इस बात को दर्शाता है। समय समय पर कई ऐसे देश जिनके क्षेत्रीय हित प्रभावित होते रहे हैं, उन्होंने कुछ न कुछ समूहों का निर्माण किया है। ऐसा ही एक समूह है ब्रिक्स, जो हाल ही में फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। क्यों सुर्खियों में बना हुआ है, इस बात की चर्चा को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का मुद्दा और आज की चर्चा को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले हम शीर्षक पर नजर डालें तो ब्रिक्स में शामिल होंगे नए सदस्य। आज का हमारा यह शीर्षक है। इस शीर्षक के अंतर्गत हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आज का ये समाचार हमने कहां से प्रेरित होकर लिया है। तो इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है कि ब्रिक्स गेट्स 6 न्यू मेंबर्स, सिग्निफिकेंस व्हाट इट मींस फॉर इंडिया। इसमें 6 नए सदस्य शामिल होंगे और भारत के लिए इसका क्या महत्व होगा। आज की चर्चा निम्न बिंदुओं के अंतर्गत होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह खबर है क्या, फिर चर्चा में ये क्यों है, फिर ब्रिक्स पर एक नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाल ही में जो सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन की खास बातें क्या है वैश्विक संदर्भ में और भारतीय संदर्भ में। फिर अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न, ये देखने के लिए कि आपने इस संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। और चलते चलते हम बताते जाएं कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले हम देखें कि यह चर्चा में क्यों है। तो 6 देशों के समूह को इस समूह में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जो कि प्रभावी होगा जनवरी 2024 से। लेकिन फिलहाल ये निर्णय लिया जा चुका है। कौन कौन से हैं वो 6 देश, इन पर हम पहले नजर डालें। तो पहला देश है अर्जेंटीना, दूसरा है ईरान, तीसरा यूएई, चौथा है सऊदी अरब, पांचवा इथियोपिया और छठा है इजिप्ट। इन 6 देशों को ब्रिक्स समूह में शामिल करने की घोषणा की गई है, जो कि जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। फिलहाल ये निर्णय ले लिया गया है। आप देख सकते हैं इनका नाम इस पटल पर दिया गया है। आगे अगर हम नजर डालें तो वैश्विक परिदृश्य में अगर इनकी स्थिति हम देखें तो दक्षिण अमेरिका में स्थिति है अर्जेंटीना की। यहां पर दक्षिणी अमेरिका है, इसके निचले हिस्से में अर्जेंटीना स्थित है। ईरान को अगर हम देखें तो ईरान की स्थिति यहां है, और स्पष्ट करने के लिए हम आगे देख सकते हैं यहां पर स्थित है अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में। ईरान की स्थिति अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में स्थित है ईरान। ये इसके ठीक बगल में इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है। और नीचे अगर आप देखें तो पर्शियन गल्फ है, ईरान की खाड़ी है। इसके समीप यहाँ पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात या यूएई है, इसे भी सम्मिलित किया गया है। और अफ्रीका के 2 ऐसे देश हैं जिनको इस समूह में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। वो एक देश है, आप देख सकते हैं यहाँ इजिप्ट। इजिप्ट देख सकते हैं थोड़ा धूमिल हो चुका है। और साथ ही इथोपिया। इन 2 देशों को यहाँ पर सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। तो आप देख सकते हैं सबकी स्थिति क्या है। अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया और इजिप्ट। सऊदी अरब को भी इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके संदर्भ पे। अर्जेंटीना की अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का ये एक ऐसा देश है जहां पर विशेष रूप से फुटबॉल खेला जाता है। उसके लिए अक्सर ये अपने चर्चा में बना रहता है। साथ ही वर्तमान समय में बात करें तो इसकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, खराब दौर से गुजर रहा है। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान यहाँ मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। ईरान में शिया शासन रहा है और ईरान विशेष रूप से पश्चिमी देशों के साथ मतभेद के लिए जाना जाता है। हालांकि ईरान में बहुत प्राचीन सभ्यता रही है, उसके लिए भी यह जाना जाता रहा है। तेहरान इसकी राजधानी है। इसके ठीक नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति है। संयुक्त अरब अमीरात वस्तुतः 7 ऐसे क्षेत्र जो शेखों के अंतर्गत शासित थे, उनको मिला के संयुक्त अरब अमीरात बना। वर्तमान में यहाँ का सबसे बड़ा नगर जो है वो जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, दुबई है। और इसको भी सम्मिलित किया जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था वस्तुतः ईरान की भी कहें, यूनाइटेड अरब अमीरात की भी कहें और सऊदी अरब की भी कहें, तो इनकी अर्थव्यवस्था मूलतः तेल पर आधारित है।
इसलिए इनका महत्व ज्यादा है। सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब की भी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़े तेल के निर्यातकों में एक है सऊदी अरब, और वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो सऊदी अरब चीन को सबसे ज्यादा निर्यात करता है तेल। ये चीन वही चीन है जो पहले इसकी निर्भरता कहीं और थी, लेकिन अमेरिका से जब इसके संबंधों में खटास आई तो वो सऊदी अरब के साथ अपने संबंध बेहतर करने लगा। इस दृष्टिकोण से देखें तो दो दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी नहीं कहेंगे, अफ्रीका के दो देश इथोपिया और इजिप्ट, उनको भी निर्णय लिया गया है इसमें सम्मिलित करने का, जिनकी अवस्थिति आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। इस प्रकार कुल संख्या होती है 6, जिन देशों को जनवरी 2024 से इस समूह में सम्मिलित किया जाएगा। जाहिर तौर पे हम कह सकते हैं कि जब ये देश इसमें सम्मिलित होंगे तो इस समूह का दायरा बढ़ेगा और कई ऐसे समीकरण, कई ऐसी चीजें हैं जो परिवर्तन लाएंगी राजनीति में भी और इसके उद्देश्यों में भी। आगे हम इस बढ़े से पहले हमें ब्रिक्स के ऊपर एक नजर डालनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि ये इसका संदर्भ कैसे परिवर्तित होगा। तो ब्रिक्स पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखें ब्रिक्स है क्या, तो यह 5 सबसे तेजी से विकसित होती, विकास की तरफ जाती या उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है जिसको ब्रिक्स नाम दिया गया था, जिसमें हर एक अक्षर इसके अलग अलग देश का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे BRICS ये अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीत होता है। कैसे, तो आप देख सकते हैं B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इसके नाम की अगर बात करें तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था 2001 में। उस शोध पत्र का शीर्षक था, आप यहां देख सकते हैं, द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक। इसी में सबसे पहले उन्होंने इस शब्द का उल्लेख किया था और यहीं से ये ब्रिक शब्दावली दुनिया के सामने पटल पर आती है। ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हैं जाने माने, उन्होंने अपने शोध पत्र में ही इस नाम का सबसे पहले उल्लेख किया जब ये दुनिया के सामने ये नाम आया। लेकिन नाम आया, ये समूह अभी अस्तित्व में नहीं आया। इस समूह पर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में हम देखेंगे कि एक सामान्य बहस के अंत में ब्रिक देशों के मंत्रियों का एक सम्मेलन हो रहा था और उसी सम्मेलन में चर्चा हुई। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष इसका एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस प्रकार से इसकी रूपरेखा बनकर तैयार हो जाती है। और इसी के 3 वर्ष बाद जो यहाँ चर्चा परिचर्चा के दौरान निर्णय लिया गया था 2009 में, आप देखेंगे कि इसका पहला वार्षिक अधिवेशन रूस के येकातेरिनबर्ग में होता है और इस प्रथम सम्मेलन से ही आधिकारिक रूप से वैश्विक पटल पर इसका उदय हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि 2010 में ब्रिक जो है दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने के पश्चात ब्रिक्स में तब्दील हो जाता है। इस तरह से ब्रिक, जिसमें पहले 4 सदस्य थे, साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ब्रिक्स नाम में भी परिवर्तन होता है और सदस्यों की संख्या भी 4 से 5 हो जाती है। अगर इसके कुछ कार्यों पर नजर डालें, महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या रहे इसके, तो आप देख सकते हैं कि जुलाई 2014 में इसके द्वारा एक बैंक स्थापित किया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका नाम था, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इस बैंक के माध्यम से इस क्षेत्रीय समूह ने अपने समूह के लोगों के आर्थिक हितों की तरफ ध्यान देने की कोशिश की और साथ ही साथ 2015 से इसका संचालन प्रारंभ किया। ये उस समय अस्तित्व में आया जब 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा और ब्राजीलिया नामक शहर में इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 2015 से ये आधिकारिक रूप से सामने आता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर इस बात पर आप नजर डालें तो मुख्य उद्देश्य था कि बुनियादी परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराना। अगर किसी को अपने देश में अपनी बुनियादी संरचनाओं के विकास के लिए या किसी अन्य आपदा के समय धन की आवश्यकता हो तो उसके लिए ये समूह प्रयास करते हुए उसको धन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये भी एक प्रकार की आर्थिक गति देने के लिए के दिशा में किया गया एक प्रयास था, जिसके लिए ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह था, जैसे 2008 में अमेरिका में मंदी आ गई, अमेरिका की मंदी से सकल वैश्विक समुदाय प्रभावित हुआ। इसकी प्रभाविता में इस समूह के सदस्य न आ पाए, इस कारण इसने
इस प्रकार की व्यवस्था की, जिससे आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की, जिससे ऐसा धन की व्यवस्था हो कि वैश्विक तरलता दबाव के विरुद्ध ऐसे विकासशील देशों को सुरक्षा मिल सके। इसलिए दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य यह बन पड़ता है। इसके बाद हाल में जो सम्मेलन है उसमें भी इस बात का खाका तैयार किया जा रहा है, इस बात पर चर्चा हो रही है कि ब्रिक्स भुगतान प्रणाली, जो कि स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। स्विफ्ट जो नाम आपके सामने लिया गया, स्विफ्ट भुगतान प्रणाली का विकल्प। स्विफ्ट भुगतान प्रणाली का विकल्प क्या है? तो स्विफ्ट एक ऐसी प्रणाली है जो वस्तुतः आर्थिक रूप से लेन देन नहीं करती है, लेकिन आर्थिक रूप से लेन देन करने के लिए संदेशों का आदान प्रदान करती है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसके बाद सीमा शुल्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया और यह तय किया गया कि इस समूह के जो राष्ट्र हैं वो आपस में सीमा शुल्क का समझौता करेंगे, अबाध रूप से व्यापार संचालन हो सके, उनको आपस में किसी भी प्रकार के लेन देन विनिमय में कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी समझौता किया गया। विशेष रूप से चीन का जो क्रॉस बॉर्डर इंटरनेट बैंक पेमेंट है, जब स्विफ्ट बैंक से निष्कासित कर दिया गया रूस को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, तब रूस की नजदीकी चाइना से बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण यह था चीन का क्रॉस बॉर्डर इंटरनेट बैंक पेमेंट, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से निकलने के बाद रूस को इस असुविधा का सामना करना पड़ता था कि बाहर की करेंसी को या दूसरी करेंसी को विनिमय करने में उसे जो असुविधा हो रही थी, तो वो इसके माध्यम से, चीन का क्रॉस बॉर्डर इंटरनेट बैंक पेमेंट के माध्यम से इस असुविधा से निकल पा रहा था। इसलिए भी चीन से रूस की नजदीकी बढ़ रही है इस समूह के अंतर्गत। हालांकि भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि भारत पहले रशिया के काफी करीब हुआ करता था, लेकिन हालिया दिनों में खास करके रूस यूक्रेन संकट के बाद से हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देख रहे हैं। उसके कई कारणों में एक कारण यह आर्थिक गतिविधि भी है। इसके बाद अगर हम बात करें मौजूदा समय में जो अधिवेशन हो रहा है, वो अधिवेशन कैसे महत्वपूर्ण है, 6 नए देशों के सम्मिलित होने से क्या परिवर्तन आया है, तो उस पर एक नजर डालें। उससे पहले हम देखें कि 15वें अधिवेशन की थीम क्या है। वस्तुतः यह 15वां अधिवेशन जो जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा है, उसकी थीम है पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। इस थीम को जरूर याद रखें, क्योंकि थीम अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। फिर इस सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं की तरफ हम चलते हैं कि इस सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या थे। तो ब्रिक्स का विस्तार एक प्रमुख मुद्दा रहा पहले से ही, क्योंकि ब्रिक्स के विस्तार की चर्चा पहले से चल रही है। तकरीबन 23 देशों ने इसके लिए आवेदन पहले ही कर रखा था, इससे जुड़ने के लिए वो प्रयासरत थे। हालांकि उनमें से इन 6 आवेदनों पर विचार करके उसको सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें तो नए राष्ट्रों के शामिल होने से लाभ क्या होगा, तो नए राष्ट्रों के शामिल होने से और विस्तार की संभावना बढ़ गई है। एक तो ये 6 जब नए राष्ट्र सम्मिलित हुए तो कुछ और ऐसे राष्ट्र जो इस समूह से जुड़ना चाहते हैं, उस दिशा में एक उम्मीद की किरण जगी है कि आगे इसका और विस्तार हो सकता है और आगे चलकर यह विकासशील राष्ट्रों के प्रवक्ता के रूप में यह संघ उभर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स ये एक ऐसी शब्दावली है जिसके अंतर्गत 67 अफ्रीकी, कुछ लैटिन अमेरिकी देश और कैरिबियाई देशों को भी न्योता दिया गया था। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स कहा गया इन देशों के समूह को जिनको इस समूह में न्योता दिया गया था, बुलाया गया था। हालांकि फ्रांस ने भी इस समूह से जुड़ने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाई थी, लेकिन रूस के विरोध के कारण फ्रांस को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि फ्रांस यूक्रेन का समर्थन कर रहा था और रूस नहीं चाहता था कि फ्रांस इसमें सम्मिलित हो। चीन पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में सम्मिलित करने के लिए प्रयास कर रहा था, भारत ने उसका विरोध किया, इसलिए वो भी सम्मिलित नहीं हो सका। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ नए राष्ट्र इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। साथ ही ग्लोबल साउथ के दावे को मजबूती मिली है। ग्लोबल साउथ का मतलब कि दक्षिण के वो ऐसे विकासशील देशों का एक मंच
जो मजबूती से राष्ट्रीय मंच पे अमेरिका से इतर बहुध्रुवीकृत एक हम कह सकते हैं कि शक्ति के रूप में अपनी बात को रख सके, इस दिशा में भी इस समूह के माध्यम से इसको मदद मिलेगी, इसमें सहायता मिलेगी। विकासशील देशों के प्रवक्ता के रूप में ये बात हो चुकी है। ब्रिक्स करेंसी ये एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि हमारी डॉलर पर निर्भरता की वजह से हर विकासशील देश की अर्थव्यवस्था अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है, और ये विकासशील देशों के लिए चिंता की विषय होती है। उनके सेंसेक्स का उतार चढ़ाव कभी कभी इस कदर हो जाता है कि माथे की लकीरें पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, देखने को चिंता की लकीरें बढ़ती हैं। तो इसका एक विकल्प ये हो रहा है कि जब बहुध्रुवीकृत राजनैतिक व्यवस्था की तरफ पूरा संसार बढ़ रहा है, तो क्यों न करेंसी भी बहुध्रुवीकृत हो, अर्थात ब्रिक्स समूह अपनी एक ऐसी करेंसी विकसित करे जो इस, जैसे यूरोपीय यूनियन में यूरो चलता है, अमेरिका के कुछ राष्ट्रों में डॉलर चलता है, उसी तरह से ब्रिक्स समूह का भी अपना एक अलग ऐसा सिस्टम हो, ऐसी एक व्यवस्था हो जिसमें कि जिसकी एक अलग मुद्रा हो। साथ ही आपसी आर्थिक सहयोग इनके बीच हो, और आतंकवाद के मुद्दे को भी इस सम्मेलन में, इस समूह में विशेष रूप से भारत के द्वारा उठाया गया। इस प्रकार यह सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही अब क्या परिवर्तन होगा इस ग्रुप में कुछ नए सदस्यों के मिलने के साथ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रभाव की अगर बात करें तो जीडीपी पर, जब कुछ नए सदस्य इसमें जुड़ेंगे, अभी तक जो जीडीपी में इनका हिस्सा था उसमें अब नए सदस्यों के आने से जीडीपी में उनके हिस्से में भी वृद्धि होगी। जनसंख्या, नो डाउट जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी भी बढ़ेगा, और बहुध्रुवीकरण भी होगा। जीडीपी में हिस्सेदारी की अगर बात कर लिए जाए तो G7 जो कि 30% के स्तर पे है, अभी तक इस समूह की हिस्सेदारी तकरीबन 25 से ज्यादा प्रतिशत पे थी, लेकिन नए समूहों के, नए सदस्यों के जुड़ने के बाद उसके तकरीबन 33% होने की संभावना है, जो कि G7 से ज्यादा होगी। इस प्रकार इसकी प्रभावशालिता में वृद्धि देखी जा सकती है। जनसंख्या के स्तर में भी वृद्धि होगी, एक बड़ा समूह इससे जुड़ेगा। साथ ही वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। अभी तक जो वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी तकरीबन 17% थी, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। साथ ही बहुध्रुवीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर ये साबित हो सकता है। उम्मीद करते हैं आज का ये संदर्भ आपको समझ आया होगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज के प्रश्न में पहला संदर्भ जो है, पहली लाइन जो है वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से है और दूसरी लाइन मेंस के दृष्टिकोण से है। सबसे पहली लाइन जिसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताएंगे कि स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है, इसके विषय में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए। ब्रिक्स समूह द्वारा इसके विकल्प के रूप में क्या प्रयास किया जा रहा है। तो स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बाकी का उत्तर जो है आप 250 शब्द में लिखने का अभ्यास करेंगे। उम्मीद है आज का संदर्भ आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।